इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने आज लोकसभा में हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव में शाहनवाज हुसैन समेत बीजेपी के 145 प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। इन उम्मीदवारों के हार के मसले पर बीजेपी मंथन करेगी। इसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, लेकिन मंथन के लिए बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया। बीजेपी ने सरकार और पार्टी के बीच में बेहतर तालमेल बनाने की तैयारी कर ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए अब केंद्रीय मंत्री महीने में एक बार पार्टी मुख्यालय जाएंगे। फैसले के वक्त पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। महीने में एक दिन यहाँ केंद्रीय कार्यालय में मंत्री देंगे, उपस्थित रहेंगे, ये निर्णय हुआ। तो इसका मतलब रोज कोई न कोई मंत्री कार्यालय में आएंगे, जहां कार्यकर्ता आते हैं, देश भर से आते हैं। उनकी लोगों की जो भी समस्याएं हैं वहां की, वो समस्याओं के बारे में उनके आवेदन लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और लोगों के प्रश्नों को सुनेंगे। मध्य प्रदेश के धार में आज आरएसएस कोर ग्रुप की बैठक होगी। 5 से 7 जुलाई तक प्रांत प्रचारकों की बैठक होगी। माना जा रहा है कि 8 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक पर दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं। फेसबुक पर लोकप्रियता के मामले में सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ही मोदी से आगे हैं। पीएम मोदी जुलाई में 2 दिन के दौरे पर जर्मनी जाएंगे। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल ने मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले जर्मनी आने का न्योता दिया था। मोदी जर्मनी में 12 से 14 जुलाई तक रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मोदी जर्मनी की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता देंगे। भारत और जर्मनी के बीच में सालाना व्यापार 1,46,700 करोड़ रुपए का है। बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार लगातार मंथन कर रही है। महंगाई रोकने के लिए कैबिनेट की आर्थिक कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें आलू प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आलू प्याज का स्टॉक अब तय सीमा में ही रह सकेगा। राज्यों में ये सीमा कितनी होगी, इसे तय करने का हक राज्यों का है। अब आलू प्याज के व्यापारी अपने पास तय सीमा में ही स्टॉक रख सकेंगे। आलू प्याज को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट यानी कि एपीएमसी एक्ट से बाहर किए जाने पर नासिक मंडी के व्यापारियों ने ऐतराज जताया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 7 जुलाई को बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया। उधर पहली बार मोदी सरकार ने आखिरकार माना है कि महंगाई काफी बढ़ी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भले ही महंगाई दर में कमी आई हो, लेकिन महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो गई है। A rate of inflation which in comparison to the last 2 years has somewhat come down, but still is beyond the acceptable limits. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार में महंगाई के नाम पर मोदी केंद्र पर खूब हमला किया करते थे, लेकिन अब उन्हें पता लग रहा है कि सत्ता में रहते क्या क्या दिक्कतें आती हैं। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में बैठकर बयानबाजी करने में आसानी थी। दिल्ली में कुर्सी पर बैठकर वास्तविकताएं अब उनकी समझ में आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के दिल्ली में कुर्सी पर बैठकर वास्तविकताएं अब उनकी समझ में आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के महासचिव और संभावित अध्यक्ष अमित शाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमित शाह की सुरक्षा बढ़ाकर जेड कैटेगरी की कर दी गई है। खबर है कि कुछ और नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि केंद्र सरकार के बजट सत्र के बाद कुछ नेताओं को मिलने वाली वीवीआईपी सुरक्षा कम करने का फैसला किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 37 जेड प्लस और 50 से ज्यादा जेड सिक्योरिटी वाले नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की गई। वीवीआईपी सिक्योरिटी की समीक्षा के बाद सरकार ने 10 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा में कटौती का फैसला किया है। हालांकि बजट सत्र के बाद ही इसे लागू करने का फैसला किया गया है, ताकि संसद में हंगामा न हो। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। ये लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले में लग रहे आरोपों पर कहा कि अगर आरोप साबित हो गए तो वो संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ उनकी छवि खराब करना चाहती है।
आम आदमी पार्टी के सभी विधायक केजरीवाल की अगुवाई में आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल राष्ट्रपति में दिल्ली विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की गुजारिश करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में जल्द चुनाव की बात करने वाली बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। दिल्ली आगरा रेल रूट पर आज सेमी हाईस्पीड ट्रेन का ट्रायल लिया जाएगा। इस ट्रेन की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। ये ट्रेन करीब 90 मिनट में दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली पहुंचेगी। ट्रायल रन के दौरान ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी। माना यह भी जा रहा है कि ट्रायल सफल होने के बाद रेल बजट में इस ट्रेन के परिचालन का ऐलान कर दिया जाएगा। इस ट्रेन में कुल 12 डिब्बे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दहेज प्रथा विरोधी कानून का मिसयूज हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना कानून इसलिए बनाया गया कि महिलाओं को अपराध और अत्याचार से बचाया जा सके, लेकिन कई बार लोग इसे गिरफ्तारी का हथियार बना लेते हैं, जिससे इस कानून का उल्लंघन होता है। मुंबई की पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में आज सजा का ऐलान होना है। सोमवार को पल्लवी के बिल्डिंग के गार्ड सज्जाद मुगल को दोषी करार दिया था कोर्ट ने। पल्लवी के माता पिता ने दोषी गार्ड के लिए मौत की सजा मांगी। मुंबई के वडाला में रहने वाली 25 साल की वकील पल्लवी पुरकायस्थ की 9 अगस्त 2012 को उसके फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। हिमालय हाइट्स बिल्डिंग के 22 साल की गार्ड सज्जाद अहमद ने रेप की नाकाम कोशिश के बाद पल्लवी को मार डाला था। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट सहारा श्री की जमानत को लेकर अपनी शर्त पर कायम है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख से 5,000 करोड़ की नकदी और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कराने के निर्देश दिए। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आसाराम ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पॉस्को के तहत मुकदमा न चलाए जाने की मांग की है। आसाराम का कहना है कि स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक पीड़िता नाबालिग नहीं है। भारी बारिश में बद्रीनाथ हाईवे का 30 मीटर से ज्यादा का हिस्सा बह गया। इससे बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ धाम से 15 किलोमीटर पहले लामबाड़ के पास ये घटना हुई। घटना के बाद प्रशासन ने बद्रीनाथ में लगभग 500 यात्रियों को रोक दिया है। हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा और बड़े बोल्डर जमा हो गए हैं। बीआरओ मलबा और बोल्डर हटाने में जुटी हुई है। प्रशासन ने दावा किया है कि आज फिर से बद्रीनाथ के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। दिल्ली में पानी की निकासी और बाढ़ नियंत्रण को लेकर एक बड़े घपले का खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कैग ने अपनी रिपोर्ट में कई एजेंसियों को घोटाले का दोषी पाया। कैग की रिपोर्ट जल्द ही संसद में पेश की जाएगी। अखबार ने सीएजी के हवाले से लिखा है कि 2005 में पानी निकासी को लेकर मास्टर प्लान बनाने के लिए बने पैनल से 2012 तक कुछ नहीं किया गया। इसके बाद काम आईआईटी दिल्ली को सौंप दिया गया और ये प्रोजेक्ट अभी भी अटका पड़ा है क्योंकि एजेंसियों ने आईआईटी को डेटा नहीं दिया। 2010-2013 के बीच फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नजफगढ़ और ट्रंक 1 ट्रेन से 1,30,000 क्यूबिक मीटर गाद निकाली, मगर हटाई महज 1 लाख क्यूबिक मीटर। बाकी ट्रेन के पास ही छोड़ दी गई। डिपार्टमेंट ने तर्क दिया कि किनारे चौड़े हैं, लिहाजा गाद ट्रेन में वापस नहीं जाएगी। बारिश के बाद दिल्ली के निहाल विहार में गोदाम की दीवार गिरने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मां गोदाम के पास फैक्ट्री में काम करती थी। अपनी मां को घर की चाबी देने आए बच्चे पर अचानक दीवार गिर गई। हादसे के बाद से गोदाम का मालिक फरार है। दिल्ली में बारिश के बाद मिट्टी धंसने से एक घर जमींदोज हो गया। आनंद पर्वत इलाके में बारिश के दौरान अवैध मकान गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और एमसीडी अवैध झुग्गियों को पैसे लेकर रातों रात पक्का बनाने की छूट देते हैं। सीमेंट की चादर और ईंटों से बना मकान कमजोर नींव होने की वजह से हादसे का शिकार बना। मुंबई में आज से 20% पानी की कटौती शुरू हो चुकी है। खराब मानसून और जलस्तर के नीचे जाने की वजह से बीएमसी ने रोज 20% पानी कटौती का फैसला लिया है। मुंबई की झीलों में केवल 36 दिनों का ही पानी बचा है। बीएमसी ने पहले ही पानी कटौती का ऐलान कर दिया था। कमजोर मानसून के बावजूद नवी मुंबई में पीने के पानी की कटौती नहीं की जाएगी। मुंबई के बाद ठाणे और पुणे समेत कई बड़े शहरों में पीने के पानी की सप्लाई पर कटौती करने की तैयारी चल रही है। मुंबई में तेज बारिश ने मेट्रो की पोल खोल दी। बारिश का पानी अचानक छत से मेट्रो के अंदर गिरने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी कैसे मेट्रो के भीतर पहुंच गया। मेट्रो की बदइंतजामी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एम्स प्रशासन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव के लिए दबाव के आरोपों को खारिज किया है। एम्स ने कहा कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बयान बेबुनियाद हैं और रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। प्रशासन इस स्टेटमेंट का खंडन करता है
और इसे निराधार बताता है। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनकी टीम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अमेंड, बदलने या उसमें कोई चेंज लाने के लिए कभी भी नहीं रहा है। एम्स प्रशासन ने यह भी कहा कि सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर बाहर से भी कोई दबाव नहीं डाला गया था। एम्स प्रशासन ने डॉक्टर गुप्ता पर कार्रवाई के भी संकेत दिए। अब उनको आगे लाना पड़ेगा एविडेंस कि किसने डाला, कैसे डाला। हमारी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कभी भी उनके ऊपर किसी ने भी दबाव डाला या कि उन्होंने उसका क्या रिएक्ट किया। दरअसल एम्स के फॉरेंसिक विभाग के मुखिया डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दावा किया था कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलाव करने के लिए उन पर दबाव डाला गया और ऐसा नहीं करने पर उन्हें परेशान किया गया। डॉक्टर गुप्ता ने इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय और सीडीसी से भी शिकायत की है। सुनंदा के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने फेसबुक पर लिखा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि पूरी तरह जांच हो, तेजी और निष्पक्षता से इसे पूरा किया जाए। हमने जांच में पूरा सहयोग किया। जल्द से जल्द साफ निष्कर्ष पर यह जांच पहुंचे जिससे अटकलों पर विराम लगे। सुनंदा केस में डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खुलासे की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर वीएस बसी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो डॉक्टर गुप्ता से पूछताछ भी होगी। सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुनंदा के मौसेरे भाई अशोक कुमार ने कहा कि वो पहले से ही कह रहे थे कि ये मौत नहीं मर्डर है। सुनंदा के मौसेरे भाई ने बयान जारी कर कहा कि वो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि ये मौत नहीं मर्डर है, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इससे पहले शशि थरूर ने भी फेसबुक पर बयान जारी कहा कि तेजी से और निष्पक्षता से जांच हो ताकि अटकलों पर विराम रख सके और सच्चाई सामने आ सके। प्रीति जिंटा विवाद मामले में आरोपी नसवाडिया से मुंबई पुलिस पूछताछ की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि पुलिस आज या कल में नस से पूछताछ कर सकती है। उधर प्रीति जिंटा से विवाद मामले में नसवाडिया ने अपने समर्थन में मुंबई पुलिस को 9 गवाहों की एक लिस्ट मुंबई पुलिस को दी। वाडिया ने पुलिस से गुजारिश की है कि इन गवाहों का बयान दर्ज किया जाए। उधर पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नसवाडिया पर बदसलूकी की शिकायत करने वाली प्रीति जिंटा ने पहली बार खुलकर सफाई दी है। फेसबुक के जरिए उन्होंने इस केस से जुड़े हर पहलू का जवाब दिया। प्रीति ने फेसबुक पर लिखा, मैंने नसवाडिया पर केस क्यों किया? निजी मामला। नस से मेरा रिश्ता 2009 में खत्म हो गया था। ब्रेकअप के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। ब्रेकअप के 6 साल बाद केस करना निजी मामला नहीं हो सकता। प्रीति ने कहा कि कई सालों से बार बार चेतावनी देने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। शारीरिक हिंसा या बदसलूकी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, सेलिब्रिटी हो या फिर आम आदमी। प्रीति ने कहा कि वानखेड़े स्टेडियम में 50 सीट और 35 सीटों का वीआईपी एयर कंडीशन बॉक्स होता है, फिर भी 6 सीटों पर मेरे दोस्तों का बैठना मुद्दा बन गया। मैंने कोटे की सीट खिलाड़ियों के परिवार को दिए हैं, इसलिए सीटों पर कब्जा करने का आरोप बेबुनियाद है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के खिलाफ एक और विवादित टिप्पणी की है। शंकराचार्य ने साईं को अयोग्य करार देते हुए कहा कि उनकी पूजा करने से उल्टा फल मिलेगा। उन्होंने दोहराया कि पूजा के लायक साईं में कोई योग्यता नहीं थी। साईं पर दिए शंकराचार्य के विवादित बयान को लेकर गाजियाबाद में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों संत और कई महामंडलेश्वर पहुंचे। धर्म संसद ने साईं पर शंकराचार्य के बयान को सही ठहराया और इस पर संत समाज को जागरूक करने की बात कही। शिरडी में साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को मराठी और हिंदी भाषा में साईं चरित्र पुस्तक भेजी है। उनका कहना है कि शंकराचार्य के भक्त नकली और अनुवादित साईं चरित्र पढ़कर साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तमनगर इलाके में कांग्रेस ने मुकेश शर्मा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस बढ़े रेल किराए और पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसमान छूते सब्जियों के दाम को लेकर भी विरोध किया। गले में सब्जियों की माला पहने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पहले रेल किराया फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ महंगी सब्जियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अर्थी निकालकर उसे जूतों से पीटा और बीजेपी को महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया। महंगाई के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हाथों में बीजेपी विरोधी पोस्टर लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार का महंगाई कम करने वाला वादा खोखला साबित हुआ है और प्रधानमंत्री जनता से धोखा कर रही है।
इंदौर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैलगाड़ी में कार और ठेले पर बाइक स्कूटर लाद कर ले गए। बंगलौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी का मुखौटा और प्याज की माला पहनकर पीएम का सिलेंडर पर बैठे हुए पोस्टर को लेकर विरोध किया। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन किया। लखनऊ से लेकर इलाहाबाद और कानपुर तक कांग्रेस ने मोदी सरकार के पुतले फूंके और पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। विस्फोटक सप्लाई करने वाला आतंकी जाहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी आतंकी जाहिर हुसैन को कोलकाता रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। इराक से चौंकाने वाला सच सामने आया है। इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ने ऐसे 3 भारतीयों को ढूंढ निकाला जो वहां लड़ाई में फंस चुके हैं, वतन वापसी के लिए बेचैन हैं। ये सारे के सारे बदावा। ये सारे भारतीय दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हर तरफ खतरा ही खतरा है। इन्हें नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। इराक में फंसे भारतीयों ने हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत से बताया कि उन्हें इराकी आर्मी से भी खतरा है। हम तो अकेले तो कभी कहीं जा नहीं सकते क्योंकि रोड पर बहुत डेंजर रोड है, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। आर्मी से बहुत खतरा है। इंडिया न्यूज की टीम को जो भारतीय वहां मिले वो सारे पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने खुलासा किया कि इराकी सेना इन्हें आतंकवादी करार देने की धमकी देती है और डर दिखाकर कहती है कि $700 दो, नहीं तो 7 महीने की कैद होगी। पैसे ले लिए, नहीं तो आपको बोलते हैं कि जेल में छोड़ देंगे, बोलते हैं कि आप उग्रवादी हो। हमको पकड़ लिया, ले गए। वो बोले कि नहीं तो $700 एक लोग दो, जहाँ फिर 7 महीने की कैद होगी आपको। बताया जा रहा है कि इराक में करीब 10,000 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इंडिया न्यूज से बातचीत में इन भारतीयों ने कहा कि गुहार लगाते लगाते 3 महीने हो गए। अब हमें किसी भी हालत में भारत वापस जाना है। यहाँ बहुत खतरा है। बोलते हैं जाना 3 महीने हो गए मेरे को ऐसा करते। अब तो लौटना ही है। हालात दिन भर दिन खराब होते जा रहे हैं। इराक में फंसे इन भारतीयों ने बताया कि उनका पासपोर्ट उन कंपनियों ने जमा कर रखा है जहां ये काम करते थे। उसे वापस लेने के लिए $1000 की मांग की जा रही है। पैसे न होने की वजह से ये इराक में फंसे रहने को मजबूर है। उधर विदेश मंत्रालय ने बताया कि इराक में अब तक 600 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 900 को लाने का काम अभी जारी है। साथ ही इराक में मौजूद 46 भारतीय नर्सें भी सुरक्षित हैं। उधर इराक में हिंसा फैला रहे आतंकी संगठन ISIS के कमांडर अल बगदादी ने भारत सहित कई देशों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। खुद को खलीफा बताने वाले अल बगदादी ने दुनिया भर के मुसलमानों से ISIS के साथ जुड़कर जिहाद करने की भी अपील की। ISIS के घोषणा पत्र में भारत का जिक्र आने के बाद इराक में फंसे सैकड़ों भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। इराक के कई बड़े शहरों पर ISIS के कब्जे के बाद से वहां कई भारतीय फंसे हुए हैं। अमेरिका और ईरान इराक में संकट से निपटने के लिए साथ आ चुके हैं। ईरान ने अपने सुखोई विमानों को बगदाद भेज दिया है। सेना और ISIS के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच इराक के सहयोग के लिए अमेरिका और ईरान साथ मिलकर लड़ेंगे। इराक में सुन्नी आतंकियों से मुकाबले के लिए नई सरकार के गठन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आतंकियों के हमलों से न निपट पाने के कारण वर्तमान पीएम नूर मलिकी की कुर्सी जा सकती है। इराक के लोग शिया और सुन्नी और कुर्दिश के तौर पर बटे हुए हैं, लेकिन ISIS से निपटने के लिए सरकार का साथ दे रहे हैं। सरकारी नौकरियों में धांधली के मामले को लेकर हरियाणा के पंचकुला में जमकर बवाल हुआ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC को भंग करने की मांग कर रहे जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भाजी। इसके विरोध में पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने गिरफ्तारी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने गिरफ्तारी। इससे पहले जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के समर्थकों के साथ पुलिस ने मारपीट की, उन पर लाठीचार्ज किया। सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली को लेकर विनोद शर्मा SSC के चेयरमैन से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने दिया। इसी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। इससे पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियों में धांधली का विरोध करते हुए जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ मार्च निकाला। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव किया और कमीशन को भंग करने की मांग की। विनोद शर्मा के साथ बड़ी संख्या में जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने SSC दफ्तर के बाहर धरना दिया। विनोद शर्मा ने SSC कमीशन की तुलना साइमन कमीशन से की।
और चेतावनी दी कि जब तक कमीशन भंग नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा पंचकुला में पार्टी का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। सम्मेलन में विनोद शर्मा ने कहा कि इसका मकसद इंटरव्यू सिस्टम को खत्म कर युवा वर्ग को उनके हकों के लिए जगाना है। चेतावनी के लहजे में विनोद शर्मा ने कहा कि अगर मांगने पर भी युवाओं को उनका हक नहीं मिलता तो जनचेतना पार्टी नया आंदोलन छेड़ देगी। विनोद शर्मा ने युवाओं का आह्वान करते हुए नया नारा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर जगह पर मुजाहरा करना पड़ेगा, हर जगह पर यह आवाज उठानी पड़ेगी कि सिलेक्शन कमीशन को बंद किया जाए। ये सिलेक्शन कमीशन साइमन कमीशन से कम नहीं है। राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में पक्षपात होता है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हरियाणा सरकार के फैसलों की एक अदना अधिकारी भी परवाह नहीं करता और भाई भतीजावाद का बोलबाला हो चुका है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं, वो किसी भी तरह पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं। विनोद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और उनके हक के लिए संघर्ष करेगी। पंचकुला में हुए जनचेतना पार्टी के इस युवा सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और पार्टी को अपना समर्थन दिया। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध उस हद तक करेंगे जब तक इस कमीशन को भंग नहीं किया जाता। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुद्दे पर अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी से बात की। दोनों के बीच चली बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ऊर्जा मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस हफ्ते में आखिर से इस पर काम शुरू हो जाएगा। बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाइडल पावर जनरेट करने के लिए जो कई वर्षों से एक इंटर स्टेट समस्या की वजह से रुक गया था, इसी हफ्ते के आखिरी तक उसका काम शुरू होने का निर्देश दे दिया जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के एनएचपीसी पर भी ऊर्जा मंत्री से बात की। नबाम तुकी ने कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम लंबे वक्त से पेंडिंग था, अब ये जल्द ही शुरू होगा। जो इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन लाइन जो एनएलसीपीआर सेंटर से फंडिंग हो रहा है, उसका भी आदेश हो गया है और कैबिनेट कमेटी में जाने वाला है। ये भी अप्रूव हो रहा है। ये बहुत अच्छा काम होगा। एमपी के देवास में निर्भया सेल की प्रभारी से अश्लील बातें करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। आरोप है कि इसने और इसके दोस्त ने निर्भया सेल की प्रभारी को फोन लगाकर अश्लील बातें शुरू कर दी। एमपी के छतरपुर जिला अस्पताल में ठेकेदारी को लेकर अधिकारियों और ठेकेदारों में टेंडर को लेकर खूब हाथापाई हुई। यूपी के आगरा में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला बोलकर एक सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के कन्नौज में एक पिता को अपनी बेटी से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बुधवार को 324 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स से नई रिकॉर्ड ऊंचाई 25,841 अंक पर पहुंच गया। वाराणसी में मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कराने वाले संस्थान JR ट्यूटोरियल के छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।